Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about plate load test. ये क्वेश्चन एसएससी जे 2022 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें फाउंडेशन का डायग्राम दिखाएंगे। तो डीएफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, बीएफ इज द ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन। ये पेपर पे शो करेंगे और ये फील्ड पे शो करेंगे। फिर इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम कि ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है। तो दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ सबग्रिड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका सिंबल के भी होता है, सबग्रिड रिएक्शन। अगर हम सबग्रिड रिएक्शन की बात करें तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट में भी आता है। जब हम सेटलमेंट को देखते हैं तो सबग्रिड रिएक्शन, ये मेथड हमारा बियरिंग कैपेसिटी को भी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग बियरिंग कैपेसिटी। वहीं पे तीसरा पॉइंट लिख सकते थे कि ये जो डायग्राम हमारा गिवन है, इस डायग्राम को हमें डिस्कस करना चाहिए था। तो हम लिख सकते थे द साइज ऑफ पिट, जो पिट का साइज है, इट शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स द साइज ऑफ रिजिड प्लेट। जो भी रिजिड प्लेट है, जो बीपी हमने दिया है, उससे 5 टाइम्स स्मॉलर नहीं होनी चाहिए। और डेप्थ ऑफ फुटिंग विल बी इक्वल, यहाँ पे भी डीएफ लिया है, वहां पे भी डीएफ लिया है, तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग विल बी इक्वल। पर जो हमारा पिट, हमने जो प्लेट का साइज लिया है और जो हमारा पिट का साइज है, उसमें एटलीस्ट 5, उसके 5 टाइम्स से लेस देन नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम लिखते हैं कि तो साइज के बारे में लिख सकते थे, डायग्राम को डिस्क्राइब कर सकते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते थे कि वाटर टेबल के बारे में। वाटर टेबल अगर प्रेजेंट है तो हमें उसे लोअरिंग या पंपिंग करके उसे ऊपर करना है। तो वाटर टेबल के बारे में लिख सकते थे कि वाटर टेबल शुड नॉट बी प्रेजेंट। पॉइंट कैन बी रिजिड प्लेट डायमेंशन। रिजिड प्लेट की डायमेंशन लिख सकते थे कि 30 सेंटीमीटर हो सकती है, 45, 70, 60, सॉरी 60, 75, बट यूजुअली हम 75 सेंटीमीटर की प्लेट लेके चलते हैं। इवन इट कैन बी वेराई अप टू 90 सेंटीमीटर। और अगर हम उसकी शेप की बात करें तो शेप हमारी उस प्लेट की क्या हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। द शेप कैन बी सर्कुलर इवन और स्क्वायर। देन द रिजिड प्लेट शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पिट, कि जो रिजिड प्लेट है वो सेंटर ऑफ द पिट में होना चाहिए, और जो हम उस पर लोड लगाते हैं सेंटर में होना चाहिए। पॉइंट कैन बी कि हम उसको लोड कितना लगाते हैं। तो हम इनिशियली कितना लोड लगाते हैं, लोड हम लगाते हैं उसमें 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा इनिशियल लोड होता है वो 7 किलोमीटर पर मीटर, जो हमारा इनिशियल लोड होता है वो 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि फर्स्ट अप्लाई किया जाता है। फिर हम उसके बाद 3 डायल गेजेस लगाते हैं, जो हम ऐसे शो करेंगे। यहाँ पे 3 डायल गेजेस लगाते हैं, एक दो और फिर एक पीछे 3 डायल गेजेस लगाते हैं। वो एवरेज सेटलमेंट को नोटिफाई करता है। जो एवरेज सेटलमेंट होता है वो उसको, उसकी रीडिंग को लेता है। वहीं पे ये लोड हम तब तक लगाते हैं या तो हमारा फेलियर हो जाए। ये लोड हम कब तक लगाते हैं, या तो हमारा फेलियर हो जाए या फिर हमारा सेटलमेंट हो जाए 25 mm का। या तो द लोड दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, सो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड अनटिल द फेलियर, या तो हमारा फेलियर हो जाए या फिर हमारा सेटलमेंट हो जाए अप टू 25 mm और फेलियर। और हम ये दिखा सकते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है इसमें, जो हमें दिखाना चाहिए कि इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो हम इसमें फेलियर के बारे में बता सकते हैं कि अगर जो स्टिफ है उसमें जो हमारी स्टिफ सॉइल होती है या फिर जो हमारा डेंस सॉइल होती है, जो स्टिफ और या डेंस सॉइल होती है, उसमें हमारा एक कट फेलियर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर क्यू ए पी दिखा सकते हैं, क्यूपी। यहाँ पर हमारा फेलियर सेटलमेंट दिखाएंगे। सेटलमेंट सेटलमेंट वर्सेस लोड का कर्व दिखाना था। तो जब हम इसका कर्व दिखाते तो जो हमारा स्टिफ और डेंस का था उसमें एक हमें कट दिखाना था। और जो हमारी सॉइल होती है, जो दूसरी सॉइल होती है हमारी, लूज सॉइल होती है, उसमें क्या था, उसमें एक प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक क्लियर कट फेलियर देखने को मिल रहा था, बल्कि यहाँ पर क्या होता, आप ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पर जो हमारी सॉफ्ट सॉइल होती है, जो सॉफ्ट सॉइल होती है उसमें हमारा प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है। तो आप ऐसे डायग्राम बना के वहां लिख सकते थे कि प्रोग्रेसिव फेलियर इज सीन इनटू द सॉफ्ट सॉइल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जनरल या फिर स्टिफ सॉइल की, तो जनरल फेलियर देखने को मिलता है। जो हमारी स्टिफ सॉइल होती है, डेंस सॉइल होती है, उनमें हमारा क्या देखने को मिलता है, हमारा क्लियर कट एक फेलियर देखने को मिलता है। वेल आफ्टर ड्रॉइंग सम डायग्राम, एक तो ये डायग्राम दिखाने के बाद, ये मैप ग्राफ दिखाने के बाद, आप लास्ट में फॉर्म लिख सकते थे। लास्ट में जो कुछ क्ले और सैंड के फॉर्मूले होते हैं, तो आप उन फॉर्मूले को लिख सकते थे कि क्यू यू एफ इज इक्वल्स टू क्यू यू पी। एक तो ये क्ले की कंडीशन में होता है। और अगर हम सेंड की बात करें तो क्यू यू एफ अपॉन क्यू यू पी इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन वी पी। ये भी हमारा एक्सटेंड की कंडीशन में होता है। फिर वहीं पे अगर हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो सेटलमेंट में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी पी। ये क्ले का कंडीशन हो सकता था। वहीं पे अगर हम सेंड की बात करें तो एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी पी। मैंने तो इस तरीके से याद किया था कि यहाँ पे फिर बीपी आता है, बीपी प्लस 0.3
और बी एफ नीचे आता है तो बी एफ प्लस 0.3। पर अगर हम 0.3 ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले के आगे आपको ये लिखना चाहिए था कि ये सारी जो भी यूनिट है बी एफ एंड बीपी आर इन बी एफ कॉमा बीपी आर इन मीटर, ये किस में है, मीटर में। और ये किसकी कंडीशन है, हमारी सेंड की कंडीशन है। तो अगर आप ये सब फॉर्मूले लिख देते तो वेल एंड गुड था सब, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो गए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था तो अच्छे खासे पॉइंट हमने कवर कर लिए थे और ऑलमोस्ट जितना बता सकते प्लेट फ्लो टेस्ट के बारे में वो बता दिया, क्योंकि वहाँ पर टाइम का कंस्टेंट होता है, इतना नहीं कि बस एक ही आंसर को लिख सकते हैं हम वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी वाज वर्क एबिलिटी। जब हम वर्क एबिलिटी की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हम वर्क एबिलिटी को डिफाइन कर सकते थे कि वर्क एबिलिटी इज डिफाइंड एज द ईज ऑफ कंक्रीट, ईज ऑफ कंक्रीट ईज विद ट्रांसपोर्टेशन कैन बी हेल्ड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट, ट्रांसपोर्ट हो सके, प्लेस्ड हो सके, और उसके बाद वो कॉम्पैक्ट हो सके, कंक्रीट जो है हमारा कॉम्पैक्ट हो सके। तो इस पूरी प्रोसेस को मतलब ये इजीली हो सके, इसको हम वर्केबिलिटी कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन कर सकते हैं, दूसरा हम बता सकते थे व्हाट इज वर्केबिलिटी। तो ये क्या है, एक इंटरनल वर्क डन है किसके अगेंस्ट में, तो इंटरनल वर्क डन था जो भी हमारा जो भी हमारे एग्रीगेट्स हैं उनके जो फ्रिक्शन है, इंटरनल वर्क डन है जो एग्रीगेट्स हैं उनके फ्रिक्शनल फोर्सेस के ओवरकम करने के लिए इंटरनल वर्क डन किया जाता है। इंटरनल वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनसे ओवरकम करने के लिए जो इंटरनल वर्क डन किया जाता है वो भी एक वर्केबिलिटी है। वहीं पे तीसरा पॉइंट लिख सकते थे कि जो वर्केबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम जो वर्केबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी है उससे हमारा वर्केबिलिटी डिफरेंट होता है फ्रॉम कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी जो है उससे हमारा वर्केबिलिटी डिफरेंट होता है। अगर हम वहीं पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते थे कि कंक्रीट जो है वो हाई कंसिस्टेंसी जो होती है, जरूरी नहीं है कि वो वर्केबल हो। जो हाई कंसिस्टेंसी कंक्रीट होता है, हाई कंसिस्टेंसी कंक्रीट में नॉट बी, जरूरी नहीं है कि वो वर्केबल हो, मे नॉट बी वर्केबल, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जरूर ये हो सकता है कि अगर वर्केबल है तो वो हाई कंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी हाई है तो वर्केबल ज्यादा होगा। वहीं पे हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्केबिलिटी जो थी हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और साइट के नेचर के हिसाब से भी चेंज होता है। तो वर्केबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से कुछ फैक्टर होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते थे कि वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो पहला हो जाता है हमारा वाटर कंटेंट, कि अगर मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज करूंगी, अगर वाटर का अमाउंट अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या, वर्केबल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते थे कि अगर वाटर कंटेंट के बारे में लिख रहे हैं तो वाटर कंटेंट कंटेंट इंक्रीज किया तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, बट वहीं पे स्ट्रेंथ हमारी इफेक्ट होती है, स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो सकती है। वेल नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कि सीमेंट का कंटेंट क्या हो सकता है। तो आप अगर बात करोगे सीमेंट, तो दूसरा पॉइंट लिख सकते थे आप उसके अलावा जो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि सीमेंट का कंटेंट। अगर हम सीमेंट के कंटेंट की बात करें, अगर जो नॉर्मल अमाउंट है उससे कम सीमेंट को डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो हार्श हो जाएगी, मतलब एग्रीगेट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और सीमेंट का अमाउंट कम है तो जो हमारा पूरा कंक्रीट है वो हार्श हो जाएगा, लो वर्केबल हो जाएगा। पर अगर यहीं पे हम जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो एक स्टिकी फॉर्म हो जाएगा। तो आप ये पॉइंट लिख सकते थे कि अगर कम डालेंगे तो वो हार्श हो जाएगा और अगर हम ज्यादा सीमेंट को डाल देंगे तो वो स्टिकी हो जाएगी। वेल नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते थे एग्रीगेट का साइज। तो एग्रीगेट के साइज के अगर बारे में बात करते हैं तो जो बिग हमारे साइज के एग्रीगेट होते हैं उनमें हमारा जो पूरा वर्केबिलिटी है वो ज्यादा होगी, बिग साइज में हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, वहीं पे स्मॉल साइज में उसके कंपेयर में कम होगी। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो हम शेप ऑफ एग्रीगेट बता सकते थे कि शेप कैसी होनी चाहिए, शेप ऑफ एग्रीगेट। तो शेप ऑफ एग्रीगेट में हम क्या लिख सकते थे कि अगर हमारा राउंड शेप का है, राउंड शेप है तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, अगर राउंड शेप का है तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी। वहीं पर अगर हम बात करें एंगुलर शेप के मेरे एग्रीगेट है, अगर मेरे जो एग्रीगेट है वो एंगुलर शेप के हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उनकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। वहीं पे अगर हम एक और पॉइंट की बात करें हम लिख सकते थे ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के बारे में लिख सकते थे कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, कि अगर जैसे ग्रेडिंग में हमने देखा है कि एक होता है पुअर ग्रेडिंग, एक होता है यूनिफॉर्म ग्रेडिंग और एक होता है हमारा वेल ग्रेडेड। तो तो हमारे जो एग्रीगेट होने चाहिए वो वेल ग्रेडेड होने चाहिए। वेल ग्रेडेड कौन सी कंडीशन होती है, आप डायग्राम भी दिखा सकते थे, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे लेस वॉइड होते हैं। वॉइड हमारे लेस क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी हर तरीके के पार्टिकल्स आपको हर तरीके का एग्रीगेट के मिलेगा, बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, उसमें छोटा फिर बड़ा छोटा ऐसे करके हम, तो उसमें लेस वॉइड होंगे तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होगी। तो हम वेल ग्रेडेड यूज कर सकते हैं कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करेंगे तो मोर वर्केबल होगा। जब हम एडमिक्सचर की बात करते हैं तो एक होता है हमारा वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर और एक होता है हमारा एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो जब एयर एंट्रेनिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारा
एयर एंटर कर रही है तो क्या होगा कि वो बबल्स को फॉर्म करेगा। एयर अगर एंटर करेगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे, बबल्स फॉर्म करेंगे, और बबल्स फॉर्म करेंगे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो एक दूसरे में स्लाइड कर सकते हैं। जब स्लाइड अच्छे से हो सकता है, बबल इंक्रीज हो गया तो स्लाइड इजीली कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वर्केबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी। तो एडमिक्सचर हो गया, एग्रीगेट हो गया, शेप ऑफ एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट का साइज, वाटर कंटेंट, सीमेंट कंटेंट, तो इतने सारे पॉइंट्स हम लिख सकते थे। और वर्केबिलिटी साइड टू प्लेस और डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये सब पॉइंट अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हाँ, मतलब आंसर, थ्योरी का आंसर भी अच्छा खासा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी वाज कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में भी उन्होंने पूछा था, तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते थे कि जो क्लेज ब्रिक होती है वो तीन तरीके की ब्रिक्स में डिवाइडेड होती है। एक तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, एक सेकंड क्लास ब्रिक होती है, और एक थर्ड क्लास ब्रिक होती है, इवन एक फोर्थ क्लास ब्रिक भी होती है। ये बेसिकली फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक हमारे फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। फिर आप उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते थे, आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं ब्रिक का, और उसमें बताते हैं कि फ्रॉग किस लिए दिया जाता है और उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। डायग्राम बना सकते थे, फिर लिख सकते थे कि प्रॉपर्टीज क्या फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो फर्स्ट ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या लिख सकते, एटलीस्ट वो टेबल मोल्डेड होना चाहिए, कम से कम टेबल मोल्डेड होना चाहिए, मोल्डेड ब्रिक्स नहीं चाहिए, टेबल मोल्डेड एटलीस्ट होना चाहिए। फिर वो कम से कम क्लिन में बर्न होना चाहिए, इट शुड बी बर्न इन क्लिन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि वो जब बर्न हो तो ना ज्यादा ब्लैक और ब्राउन हो और ना ही ज्यादा मतलब डस्टी सा हो, उसका एटलीस्ट जो कलर आता है, जो मतलब बर्न्ट होने के बाद उसका कलर आता है, तो वो डीप रेड कलर का होना चाहिए, डीप रेड चेरी कलर का होना चाहिए। सो फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए, क्लीन में बर्न्ट चाहिए, और जब बर्न्ट होने के बाद उसका कलर आता है वो डीप रेड होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर, सो द ब्रिक शुड बी हैविंग यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए। वेल द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी, जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, जब एक दूसरे के संग दो ब्रिक को हम स्ट्राइक करेंगे तो एक मेटेलिक रिंग साउंड आनी चाहिए, मेटेलिक रिंग साउंड आनी चाहिए। वेल अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी नॉट, जब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, हम जब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो वो एटलीस्ट 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ग्रेटर या फिर उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो जो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी ग्रेटर और इक्विवेलेंट देन 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वहीं पर अगर हम उसको दोनों दो ब्रिक को बजाते हैं या फिर उसको स्ट्रक करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट ईच अदर, तो मेटेलिक रिंग आनी चाहिए। जब हम कोई भी फिंगर से, जब हम उसके फिंगर नेल से, अपने फिंगर नेल से उस पर स्क्रैच करते हैं, तो कोई भी इंप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी इंप्रेशन, देयर शुड बी नो इंप्रेशन ऑन द फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑन स्क्रैचिंग विद द फिंगर नेल। हम जब फिंगर नेल से करते हैं तो उस पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। हम जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉज, फ्लॉज नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी नो फ्लॉज, क्रैक्स एंड स्टोन्स, तो वहां पर नहीं क्रैक्स होने चाहिए, स्टोन्स नहीं होने चाहिए। जो भी हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है, इट शुड बी फ्रॉम फ्लॉज, क्रैक एंड स्टोन्स। द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी हैविंग अ स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर टेक्सचर, जो उसके टेक्सचर होना चाहिए, जो टेक्सचर है, इट शुड बी स्मूथ, स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, और टेक्सचर जो है उसका स्मूथ होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कि जब हम उसे वाटर में रखते हैं, जब हम उसको वाटर में 24 आवर्स के लिए रखते हैं, तो वाटर अब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो जब हम 24 आवर्स के लिए उसको कोल्ड वाटर में रखते हैं, 24 आवर्स के लिए जब हम उसे कोल्ड वाटर में रखते हैं, तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% of its dry weight dry weight Well, another point can be the fractured surface of the brick. The fractured surface of the brick should not show, वो शो ना करे, क्या शो ना करे, लंप ऑफ लाइम, जो गेठे पड़ जाते हैं ना, वो जो लाइम का जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो लंप ऑफ लाइम को शो ना करे वहीं। और लास्ट में हम ये भी लिख सकते थे कि यूजेस, हम लिख सकते थे कि कहाँ पर यूजेस होते हैं, तो यूजेस ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक लिख सकते थे कि ये मेसोनरी स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, फ्लोरिंग और रिइंफोर्समेंट वर्क में यूज होते हैं। तो मेसोनरी स्ट्रक्चर्स, फ्लोरिंग वर्क, इट कैन यूज इन फ्लोरिंग वर्क, आरसीसी रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क जो होता है यूज होते हैं, तो ब्रिक वर्क में यूज होता है। तो ये पॉइंट हम लिख सकते थे फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। Well, thank you for listening the whole lecture. Thank you so much. Like and subscribe the channel. Thank you.